Hello students, are you ready? And most welcome in NP शर्मा क्लासेस। फिर एक बार आपका स्वागत है और आप हमारे साथ जुड़ जाइए फिर नेक्स्ट स्टेप पर ग्रामर के पर, और हमारे साथ आप अपनी स्टडी को बढ़ाते रहिए आगे। तो हमने जहाँ पर अपना टॉपिक लास्ट वीडियो में एंड किया था उससे आगे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपना नोटबुक निकाल लें और अपना पेन हाथ में रखें, चाहे वो कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो। हम पहले ही कह चुके हैं कि ऑल क्लास ऑल कंपटीशन, कोई भी इंग्लिश के बारे में जो भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो कंपटीशन की कर रहा है, चाहे वो अपना क्लास की कर रहा है, बोर्ड की कर रहा है, जो भी उनके कोर्स में ग्रामर से संबंधित जितने भी पोर्शन हैं, जो भी टॉपिक्स ग्रामर के हैं, हम हर टॉपिक पर अपना एक्सप्लेनेशन क्लियरली दे रहे हैं। पूरे उसको एक्सप्लेन 1 बाय 1 रूल के अनुसार कर रहे हैं और उसको एक बेहतर तरीके से आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की कि हम क्लास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप अपने कंसंट्रेशन को बना करके लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एक एक करके 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स पर वीडियो कंटिन्यूअसली लगातार देंगे और हम लगातार डे टू डे हम वीडियो तैयार कर रहे हैं आपके लिए। और समय लगता है किसी वीडियो को कंस्ट्रक्ट करने में, सेट करने में, हर चीज़ को बताने में। तो आप सब्सक्राइब कर हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये मेरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से एक बार मेरी वीडियो ग्रामर के पढ़ने के बाद दोबारा ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी कि आपको फिर से उसे रिवाइव करना पड़े या दोबारा आपको उसकी कोचिंग या कोई वीडियो देखना पड़े। इसीलिए हर चीज़ को मैं सिंपल लैंग्वेज में, हम सिंपल मेथड में, सिंपल तरीके से जो भी संभव हो, बहुत एक्सपीरियंस के बाद, आफ्टर 25 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैं 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये सब चीज़ें दे रहा हूँ आपको। और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में मुझसे जुड़े रहे हैं, स्टडी की है, हाई अचीवमेंट उन्होंने किए हैं। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देखते रहेंगे, लगातार मेरी ग्रामर की पढ़ाई स्टडी को देखते रहेंगे, तो आप हर परीक्षा में 90+ मार्क्स लाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि मैथ में और साइंस में उसमें हमारे इतने नंबर आए थे, मार्क्स हमें मिले हैं, लेकिन इंग्लिश में हमने इतने मार्क्स किए हैं। तो ये आपको खुद, मेरा कहना नहीं है, आप खुद जब पढ़ोगे इन मेरे वीडियोज़ को और आप इसी हिसाब से अपने नोट्स तैयार करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये 100% में स्टूडेंट्स में प्रॉमिस करता हूँ कि आप भी 90+ जाएंगे और यहाँ तक कि 100 to 100 भी आप मार्क्स प्राप्त करेंगे। किसी भी कंपटीशन में, एसएससी हो, CGL हो, CTET हो, UPTET हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, आपके यूपी बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो, जितने भी आपको ग्रामर, देखो सबकी मोस्टली एक ही है, ग्रामर एक ही है। आप 6वीं क्लास से लेकर के उसे MA तक पढ़ाते जाइए, किसी कंपटीशन में लेते जाइए। ये खासियत है इंग्लिश की कि उसकी ग्रामर वही रहती है, स्टैंडर्ड बदलता रहता है उसका कि किस क्लास में किस लेवल की उसमें देनी है, या ग्रामर के कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो किस क्लास में रखने हैं। बस यही अंतर है। आपको जहाँ भी जो भी टॉपिक मिल जाए पढ़ लीजिए, सभी में वही चीज़ें हैं, बस मेथड अलग हैं समझाने के, और समझ जाइए। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो पर, आते हैं अपनी आगे की बातें करते हैं। और जो भी हमने ड्यूरिंग द लास्ट टाइम हमने जो भी पॉइंट्स क्लियर किए थे कंप्रीहेंशन के स्टूडेंट्स के लिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे शेष पॉइंट्स जो रह गए थे। तो देखिए
हमने आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन आंसर कल हमने ड्यूरिंग द लास्ट टाइम में किए हैं हमने, और हमने आपको बताया था कि 9 प्रकार के इंटरोगेटिव वर्ड हैं, उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे, और हमने क्लियरली आपको हर क्वेश्चन को बताया था कि किस तरह से हु से क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर क्या होगा, हु से क्वेश्चन किया तो उसका आंसर क्या होगा। वो पॉइंट बाय पॉइंट उस वीडियो में हमने सभी 9 प्रकार के जो आपके इंटरोगेटिव वर्ड थे जिससे वो क्वेश्चन पूछता है, जो उसका मेथड है, वो क्लियर हो गए थे। एमसीक्यू के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी कि उसके लिए हमें किन किन चीज़ों के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन रहना पड़ेगा, और कौन कौन से पॉइंट्स को अनसीन पैसेज पढ़ते वक्त हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने इसमें बताया था कि आपको जो डेट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ईयर्स हैं, प्लेसेस हैं, वो सब चीज़ आप जो पैसेज में आ रही हैं अंडरलाइन कर लीजिए, उन्हीं में से आपसे एमसीक्यू बन जाएंगे। और वही पूछता है। टाइटल को हमने बता दिया था कि आंखों से पट्टी बांध लीजिए, बिल्कुल आंखों से पट्टी बांध लीजिए और कानों से सुन लीजिए, बस इतना है, कानों से सुन लीजिए और देखते जाइए कि इस पैसेज में कौन सा शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। मोबाइल मोबाइल बार बार रिपीट होता है, सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन होता है, सिटीजनशिप सिटीजनशिप होता है। मीन्स इसका यह है कि जो भी पैसेज दी गई है उस पैसेज को किसी टॉपिक पर लेकर लिखा गया होगा, किसी फेस्टिवल पर, किसी इंसिडेंट पर, किसी एक्सीडेंट पर, किसी फिलोसोफर, किसी लीडर पर, किसी हिस्ट्री पर। तो वो शब्द आपका जिसके ऊपर भी है, कंप्यूटर के ऊपर लिख रहा है तो बार बार कंप्यूटर का जिक्र आएगा, आप जानते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है उस ऑब्जेक्ट का जिक्र कंप्रीहेंशन में लगातार होता है, अनसीन पैसेज में होता है, और उसे ही आप पकड़ लीजिए कि दिस इज माय टाइटल एंड 100% करेक्ट टाइटल। ये तरीका हमने बता दिया, ये भी पॉइंट हमारा हो गया। एंटोनियम्स समझ रहे हो, विलोम शब्द पूछ सकता है कोई भी, ये आपको 100-200 तैयार करने पड़ेंगे जो कॉमनली जो डेली यूजेज में आते हैं, और उनका एक दायरा है, हज़ारों की संख्या में है, लेकिन आपको जो खास खास हैं, और मैं कह रहा हूँ कि लगभग 400-500 आपको याद होंगे। बहुत सारे शब्दों को आप जैसे आप फूलिश है, और ये इंटेलिजेंट है, इसका एंटोनियम करेजियस है, तो इसका कावार्ड है, ऐसे बहुत सारे याद हैं क्योंकि आप ऐसे वर्डों का प्रयोग करते रहते हैं। तो जो आपसे छूट गए हैं, जिन्हें आपने कभी देखा नहीं है, उन एंटोनियम्स को 100-200 जो बचे हैं उनको भी आप कंठस्थ कर लीजिए, अपने गले में बिल्कुल उनको कंठस्थ करके रखिए। सिनोनियम्स पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है सिनोनियम्स को, क्योंकि ऐसा है कि हम अंग्रेजी बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे की अंग्रेजी समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हो सकता है उसकी वोकैबुलरी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब उसकी स्ट्रॉन्ग है, हमें पता ही नहीं है कि जो ईडियम्स प्रयोग कर रहा है, फ्रेजेज या वोकैबुलरी वो प्रयोग कर रहा है, वो मीनिंग हमसे नहीं आता हो, तो हम कम समझ पाते हैं। जिन वर्ड से हमें आइडेंटिफाई होते हैं वही इंग्लिश हम आसानी से समझते हैं। जैसे आप कॉमेंट्री देख रहे हैं रेडियो पर, उस पर क्योंकि उस कॉमेंट्री को आप समझ लेते हैं, क्योंकि उन वर्ड से आप आइडेंटिफाई हैं। तो आप कहते हो यार बहुत अच्छी हमारी समझ में आती है कॉमेंट्री, तो हम समझ लेते हैं क्रिकेट की और उसकी, लेकिन जब स्पीच जब वो न्यूज आता है इंग्लिश का, तो बड़ा मुश्किल से समझ में आता है कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्ट जब दिखाए जाते तो ही समझ में आते हैं। तो क्यों है वो प्रॉब्लम? क्योंकि वो वोकैबुलरी उसकी स्टैंडर्ड लेवल की है, उसके जो मीनिंग है वो ज़्यादा बॉम्बास्टिक हैं, तो इसीलिए हमको वोकैबुलरी को भी डेवलप करना होगा अपने माइंड में, उनका भी एक स्टोर बनाना पड़ेगा अपने अंदर, तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। उससे कई लाभ होते हैं, एग्ज़ाम के लिए भी वो तैयार होती है, दूसरा हमारी लैंग्वेज जो स्पीकिंग है उसके लिए भी होगी, और जो हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा है उसको भी आसानी से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो ये ज़रूरी है कि आप सिनोनियम्स को भी तैयार कर लें, ये बात हमने कह दी थी। ये पैसेज में पूछ सकता है आपसे किसी शब्द का सिनोनियम्स क्या होगा। जैसे हम कह रहे थे कि उसने हार्ड शब्द दे दिया, उसमें टिपिकल शब्द दे दिया, कह दिया कि भाई इसका सिनोनियम्स बताइए, तो आपने डिफ़िकल्ट लिख दिया। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे करेजियस है, ब्रेव दे दिया, तो वो इस तरह से वहाँ पर देगा पैसेज में, और वो भी पूछ सकता है आपसे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, इसके ऊपर भी हम जिक्र कर चुके थे लास्ट में कि अनेक शब्दों का एक शब्द, इससे मतलब है कि अनेक शब्दों का एक शब्द एक लाइन में
बहुत सारी बातें होंगी, एक शब्द में उसकी पूरी व्याख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम करते हैं, ए प्लेस वेयर द बुक्स आर केप्ट फॉर रीडिंग। एक ऐसा स्थान जहां पर पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हैं। आप जानते हैं क्या हो? लाइब्रेरी होगा। ये इस तरह का सेंटेंस अनसीन पैसेज में कंप्रीहेंशन में वो दे सकता है। ए प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स यूज केमिकल्स फॉर प्रैक्टिकल, लेबोरेटरी होगी। ए प्लेस वेयर द एनिमल्स आर केप्ट टू सी, जू हो गया। ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, थीस्ट हो गया। ए पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, अथीस्ट हो गया। ए पर्सन हु सी डार्क साइड इन हिज लाइफ, पेसिमिस्टिक हो गया। ऐसे ही कुछ इनमें खास हैं, वो ज़्यादातर पूछता है। जैसे क्रेसी के हैं, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। तो एक तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र। तो डेमोक्रेसी आप पढ़ रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी हो गई। ऑटोक्रेसी क्या होगी, अरिस्टोक्रेसी क्या होगी। ऐसे ही साइड हैं, जैसे सुसाइड, ए पर्सन हु किल हिमसेल्फ, ए पर्सन हु किल हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो स्वयं की हत्या करता हो, क्या हो गया? सुसाइड हो गया। ए पर्सन हु किल हिज फादर, एक व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या करता हो, पैट्रिसाइड। ए पर्सन हु किल हिज मदर, मैट्रिसाइड। ए पर्सन हु किल द चिल्ड्रन, इन्फेंटिसाइड। शिशु हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या। और ए पर्सन हु किल द किंग, रेजिसाइड, राज हत्या। तो रेजिसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, इन्फेंटिसाइड, जर्मिसाइड, सुसाइड, ये इस तरह के जो होंगे साइड के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं में से ज़्यादातर कंपटीशन में भी पूछता है और रखता है, क्योंकि ये कॉमन वे में ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही ये डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के भी आते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेरा ये मानना है कि आप लगभग 300 इम्पोर्टेंट तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे, इंटरेस्ट आएगा आपको। कि ए पर्सन हु राइट डाउन अबाउट हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अपने बारे में लिखता है, बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो गई। कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, ए पर्सन हु राइट डाउन टू एनोदर पर्सन, बायोग्राफी हो गया, जीवनी लिख रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैड डाइड, ऑरफन हो गया। ये आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे, हजारों याद हो जाएंगे। तो मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो आगे हम देंगे, क्योंकि अभी हम बहुत तेज़ी से बना रहे हैं वीडियो और चल भी रहे हैं। लेकिन देखो कोर्स बहुत है, टाइम लगता है। ग्रामर को किया जाए तो कम से कम 5 महीने तो चाहिए पूरी ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके नियमों को, हजारों नियमों को पढ़ने के लिए। तो आप यदि लगातार इनको करोगे तो हम इनको 100-200 वीडियो कम से कम लग ही जाएंगे, इतना घंटा आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मेरे वीडियो पढ़ने के बाद आप 50,000 रुपीज़ के मालिक हो जाओगे। यदि आप इसी पैटर्न पर इन्हीं चीज़ों को पढ़ाओगे तो आप 50,000 रुपये महीने की एक एम्प्लॉय बन जाओगे, चाहे आपको जॉब मिले न मिले, यदि मेरी बताए हुए वीडियो को कंठस्थ करके उसी हिसाब से आप तैयार करके चलते हैं। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, कोचिंग बड़ी बड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छे कोचिंग हैं उनके, और वो न जाने दिल्ली, कोटा, कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो अपना काम कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं। बैंकिंग के कोई कोचिंग में चला गया है, कोई किसी में चला गया है, तो सब अपना, और पर्सनली कोचिंग भी चला रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आ रहा है। तो आपको यदि सीखना है तो मैं, क्योंकि मेरा एक चाहिए मानिए बिलीव है या मेरा एक ये जिद है कि मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा ग्रामर में, वो मैं पूरा डिटेल में ही करूँगा। जिस टॉपिक को ग्रामर के को मैं पढ़ाऊँगा सीरियसली, एंग्रीली, और उसके एक एक रेशा तक जाऊँगा, तब तक उसको छोड़ूंगा नहीं। अब मैं सुपरफिशियल स्टडी तो करूँगा नहीं कि ऊपर से 2-4 बढ़िया सी चीज़ें ली, छाप दिया, बता दिया, हो गया।
ये कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं भाई। आप जिस टॉपिक को जब तक डीपली नहीं जाओगे, आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, प्रोनाउन ले लीजिए, नाउन ले लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, सिंटैक्स, डिबेट, कोई भी हो, आपको उसके तह तक जाना पड़ेगा, जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लोगे, कंठस्थ कर लोगे, च्यू एंड डाइजेस्ट कर लोगे, तो वो आपको फिर कोई दिक्कत उसे करने में नहीं होगी। तो इसमें तो ये थ्योरेटिकल बातें बहुत सारी कर ही रहे हैं, तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मैं कह रहा हूँ कि लगभग 300 आपको तैयार करने पड़ेंगे। वो कंपटीशन में भी काम आएंगे और आपके अनसीन पैसेज में भी आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे भी आपको कंपटीशनों में पूछता है, सीधा सीधा पूछ लेता है और कंप्रीहेंशन के जरिए से भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन पोर्शन। ये अंडरलाइन पोर्शन क्या है? एटलाइज्ड पोर्शन भी हो सकता है, टेढ़े लिखे शब्द भी हो सकते हैं, एटलाइज्ड पोर्शन भी हो सकता है, और वो आपका अंडरलाइन देगा। वो ईडियम्स हो सकती है, फ्रेज हो सकती है, और उसको वो आपसे एक्सप्लेन भी करा सकता है कि भाई इसको एक्सप्लेन करिए। कोई ईडियम्स उसमें दे दी है, जैसे बेड ऑफ रोजेज उसने दे दिया, ए बेड ऑफ, वहाँ कोई कंप्रीहेंशन चल रहा है, उस कंप्रीहेंशन में कहीं पर कोई बात आ रही है कि राजा बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा था। द किंग वॉज फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज एंड इट इज़ ट्रू दैट द इंथ्रॉन ऑफ ए किंग इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, कि राजा का सिंहासन कोई फूलों की सेज नहीं है। ए बेड ऑफ रोजेज, एक फूलों की सेज, और वो अंडरलाइन कर देता है, ए बेड ऑफ रोजेज पर अंडरलाइन कर देता है, कहता है कि इसका एक्सप्लेन क्या होगा। या आपको 4 ऑप्शन वो वहाँ पर 4 ऑप्शन एमसीक्यू बनाकर दे देगा। ए बेड ऑफ रोजेज से लिख देगा वो इजी वर्क, डिफिकल्ट वर्क, या फिलोसॉफिकल थिंग्स एंड ब्यूटीफुल रोजेज, सुंदर फूल के लिए प्रयोग किया गया है बेड ऑफ रोजेज, या एक डिफ़िकल्ट वर्क के लिए प्रयोग किया गया है, इजी वर्क के लिए प्रयोग किया गया है, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ जाइए इसका जो ईडियम्स का एक्सप्लेनेशन होगा वो यही होगा, इजी वर्क। इसका मतलब है कि वहाँ पर वो सेंटेंस भी बनवाए या ऑप्शन भी पिक आउट कराए तो इजी वर्क पर आप कर दीजिए, और सेंटेंस यदि बनवा रहा है कि आप अपने वाक्य प्रयोग कर दीजिए तो वहाँ आप लिख दीजिए कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना कोई फूलों की सेज नहीं है। द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। तो इस तरह के कोई भी वाक्य प्रयोग आपको वहाँ पूछ सकता है वो एग्जाम में। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है वो ईडियम्स और फ्रेजेस का होगा। ये ईडियम्स और फ्रेजेस का होगा या हार्ड मीनिंग का किसी का होगा, और वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भी हो सकती है, खाली जगह आपसे भरवा लेगा, 4 ऑप्शन दे करके भरवा ले। प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, वर्ब हो, नाउन, प्रोनाउन, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये हम पहले बता चुके हैं, इसके बारे में भी ट्रू फॉल्स के बारे में भी हम लास्ट में बता चुके हैं। अब देखिए लास्ट आता है, ये सब चीज़ें हो गई 9। अब सबसे जो, और इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, ये प्रॉमिस है, इनके अलावा और कोई तरीका किसी भी कंप्रीहेंशन को, अनसीन को पूछने का कोई तरीका नहीं हो सकता। कोई भी कंपटीशन हो, आपको क्वेश्चन आंसर पूछ लेगा, एमसीक्यू पूछ लेगा, ट्रू फॉल्स पूछ लेगा, एंटोनियम्स पूछ लेगा, सिनोनियम्स पूछ लेगा, और लास्ट में वो समरी पूछ लेगा, टाइटल पूछ लेगा, ये सब। तो हमने सभी जो 10 पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं, अब तक हम जो देखते आए हैं, 10 जो मेथड उसके होते हैं एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के कंप्रीहेंशन में से, वो हम सब डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अब बात में लास्ट में आता समरी। तो नोट मेकिंग भी आता है, नोट मेकिंग भी कराता है, उसमें से मेन पॉइंट निकलवाता है, हेडिंग निकलवाता है और पूछता भी है। तो बात आती है कि देखिए समरी क्या है। पहले तो ये समझिए कि समरी का मतलब 1/3 है। समरी की बात करें तो ये 1/3 है, 1/3 है, 300 शब्द में आपकी कंप्रीहेंशन है, अनसीन पैसेज है, आपको 100 वर्ड्स में उसका देना है, सार निकाल करके सब्सटेंस देना है, उसका एसेंशियल पार्ट निकाल कर देना है, मेन पॉइंट निकाल कर देने हैं। तो जब आपकी समझ में पैसेज आ जाएगी तो आप इसके मेन पॉइंट को निकाल कर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप शुरुआत कैसे करोगे, एंड कैसे करोगे, ये बात हम बता देते हैं, और एक कॉमन भी लिख लेते हैं। आपको समरी लिखने में टाइम लगेगा, वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा बार बार उसको, और क्वेश्चन आंसर छांट दिया, समरी पर आ गए क्वेश्चन पर, तो वहाँ देर लग रही है। तो आप फटाफट क्या करना है, आपको 2 तरीके में बता रहा हूँ, दोनों तरीकों को आप अपना लीजिए।
मैं कुछ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको वो ज़रूरी हैं समरी के लिए या 1/3 के लिए। आप जब उसको शुरुआत करोगे आप अपनी समरी को, तो आप इसमें लिखोगे कि इन दिस पैसेज, इसको नोट कर लेना, ये आपके लिए रामबाण है, संजीवनी है इसका। आपको ज़्यादातर समरी में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, स्टोरियों में भी काम आएगी। मैं बताऊंगा, नोट इसलिए कर लीजिए कि बहुत जगह आएगी ये बात। ये सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत जगह आपको आने हैं, स्टोरी में भी आने, लेटर में भी आने, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने, बहुत जगह प्रयोग होनी है ये चीज़ें। तो इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट, यहाँ आपको शब्द लिखना है जिसके बारे में पैसेज आई है। मतलब आप या टाइटल भी लिख सकते हैं जो आपने छांटा है। पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि आपने टाइटल छांट लिया, आपने पैसे समझ में आई नहीं आई फिर भी छांट लिया था आपने, जो बार बार रिपीट हो रहा था शब्द। अब मान के चलिए आपका मोबाइल के ऊपर वो पैसेज आई थी, तो आपने लिख दिया पहला वाक्य, जब समरी लिख रहे हैं कि इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट मोबाइल। इस गद्य खंड में लेखक मोबाइल के बारे में वर्णन कर रहा है। आपके शब्दों में भी बदल गया। समरी का मतलब है आप हूबहू शब्द नहीं उतार सकते। आपने पहला वाक्य लिया, दो छोड़कर तीसरा लिया, चौथा लिया, इस तरह से आपने देखा अंदाज से कहीं से। अभी तक तो वो चल रहा था कि महाराणा प्रताप मेवाड़ में राज्य करते थे, और उसमें से फिर दो वाक्य छोड़ दिए, वो जंगलों को भाग गए, फिर दो वाक्य छोड़ दिए, भामाशाह आ गया, फिर दो वाक्य छोड़ दिए, उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो उसकी जो लय है वो एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा बिल्कुल कि इसने कोई भी अपने लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है, कोई भी इसने समराइज नहीं किया है, वो लय टूट गई है, तो वो गलत है। लेकिन वो भी काम आप करोगे चोरी का, तो अपनी इस कारगुजारी को छुपाने के लिए, जो एग्जामिनर न पकड़ पाए, उसके लिए भी फिर आपको कुछ हथियारों का प्रयोग करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और उसमें फंसा देना होगा, जिससे उसको पढ़ने में लगे ऐसा कि हाँ इसने कुछ अपने शब्दों में। अब आप देख रहे हो कि आपने पहले ही सीधा वाक्य लिख दिए होते तो वो समझ जाता कि भाई ये तो वही है। एक तरह से रिमोट दबा रहा, अभी तक तो कोई बात है, जैसे हम टीवी का रिमोट दबाते हैं ना, अभी रिमोट दबाया हमने, चैनल समाचार चल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, और तक थई, और अब बार बार इस तरह से बदलते जाते हैं चैनल। वो चैनल नहीं बदलना है आपको कंप्रीहेंशन में। चैनल बदलोगे, अभी कुछ अर्थ आ रहा था, कभी कुछ अर्थ आ रहा है, वो मार्किंग को आपको गिरा देगा, क्वेश्चनों को उसकी मार्किंग को आधा देगा, जितना भी उसकी समझ में आएगा, हो सकता है वो उसे काट भी दे। तो इसलिए याद रखना है कि आपको चैनल नहीं बदलने हैं वहाँ, जैसे रिमोट को लेकर के हाथ में आप बदलते रहते हैं और लय टूटती रहती है। तो एक लय में बनाने के लिए मैं वही शब्द लिख रहा हूँ कि आप अपने इस कारगुजारी को, जो सेंटेंस छोड़ छोड़ करके ला रहे हैं, क्योंकि आपकी समझ में पैसेज नहीं आई है और आप उसकी समरी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए इस मेथड का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर आपने लिख दिया इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट, ये कॉमन है, ये लिखना ही है आपको। अबाउट किसके बारे में है? मोबाइल के बारे में बता रहा है। महाराणा प्रताप के ऊपर है तो महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन कर रहा है इस पैसेज में। सिविलाइजेशन है तो सिविलाइजेशन के बारे में कर रहा है। कोई फेस्टिवल है दीपावली, दीपावली के बारे में कर रहा है। किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके बारे में कर रहा है। वो पॉइंट आपका यहाँ लिख जाएगा जो टाइटल वाला होगा या जिसके ऊपर वो पैसेज लिखी गई होगी। उसके बाद आप आ जाओगे इन दिस मैनर, इस तरीके से, इन दिस मैनर, और यहाँ पहला सेंटेंस आप लिख दोगे पैसेज का, पहला फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैसेज। ज़्यादा वो आपको बड़ा लग रहा है कि हमारे भी 1/3 ज़्यादा जाएगा, 100 शब्द से ज़्यादा हो जाएगा, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो जहाँ कॉमा आ जाए या कंजक्शन आ जाए वहीं रुक जाइए, उतना ही उठा करके यहाँ लिखिए। फिर आपने यहाँ पर पहला वाक्य लिख दिया, फिर आ गया ऑन द वन हैंड, एक तरफ, यहाँ पर आपने चौथा वाक्य लिख दिया, फोर्थ सेंटेंस पैसेज का, ऑन द अदर हैंड,
यहाँ आपने 7वां सेंटेंस लिख दिया, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ आपने 8वां सेंटेंस लिख दिया। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ आपने लास्ट सेंटेंस लिख दिया। मेरा मानना यह है कि मान के चलिए 12 सेंटेंस का है, वो बड़े बड़े वाक्य 12 का है, 20 का, उसी हिसाब से आप अंदाज़ा करते जाइए कहाँ छोड़ना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप यदि इनको आप तैयार कर लोगे, ये जो मैंने ईडियम्स लिखी हैं ये ईडियम्स हैं, इनसे आपकी लय नहीं टूटेगी। जब आप कंप्रीहेंशन का समरी करने जा रहे होगे, कहीं से भी वाक्य उठाते जाइए, ये आपकी लय को जोड़ते जाएंगे। इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट महाराणा प्रताप। इस गद्य खंड में लेखक महाराणा प्रताप के बारे में बता रहा है, वर्णन कर रहा है। इन दिस मैनर, इस तरीके से महाराणा प्रताप रूल्ड इन मेवाड़। पहला वाक्य लिख दिया, राज्य करते थे। अब आप छोड़ना चाह रहे छोड़ दीजिए। ऑन द अदर हैंड, इससे क्या हो गया, और दूसरी तरफ वो समझ जाएगा कि चलो वो खास बात नहीं थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, घटना हुई। ऑन द अदर, दूसरी तरफ एक ग्रेट बैटल वॉज फॉट, एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। यह बात छोड़ दी कि अकबर की सेना आई, आक्रमण कर दिया और वहाँ उन्होंने अपनी सेना लगा दी महाराणा प्रताप ने। और यहाँ पर हमने 2-3 वाक्य छोड़ दिए और वो बात आ गई कि ऑन द अदर दूसरी तरफ एक घमासान युद्ध हुआ। फिर हमने छोड़ दिया वहाँ पर कुछ वाक्यों को, एक तरफ वहाँ पर बहुत घमासान युद्ध हुआ, सॉरी, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड एक तरफ बड़ा घमासान युद्ध हुआ, ऑन द अदर हैंड फिर सेंटेंस छोड़ दिया आपने, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द महाराणा प्रताप डिफीटेड इन द बैटल। युद्ध हुआ, इतने सैनिक मरे, इतने घायल हुए, ये वो बात छोड़ दी और वो अगला सेंटेंस जो भी आया ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ महाराणा प्रताप इस युद्ध में डिफीट हो गए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट, जैसे बात बिल्कुल सही है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट, जैसे बात बिल्कुल सही है, हमने वाक्य छोड़ दिए कि महाराणा प्रताप वेंट टू द फॉरेस्ट, महाराणा प्रताप फिर जंगलों को चले गए। फिर आपने वाक्य छोड़ दीजिए, नाउ वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं कि देयर ही फेस मैनी डिफ़िकल्टीज या देयर ही लिव्ड ए वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ, वहाँ उन्होंने बड़ा कठिन जीवन जिया। तो आप यदि इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी फॉर्मेट के अंदर आप यदि उन सेंटेंसेस को एडजस्ट करोगे थोड़ा अपना दिमाग प्रयोग करके, तो वो पकड़ नहीं पाएगा, आपकी कलई नहीं खुलेगी, एग्जामिनर नहीं पकड़ पाएगा। वो बिल्कुल 100% कहेगा इसने बहुत अच्छा अपनी लैंग्वेज में इसको समझा है, पैसेज को लिखा है। तो ये तो उनके लिए भी है जिन्होंने पैसेज को बिल्कुल नहीं समझ पाया है, बिल्कुल समझ में नहीं आया है। लेकिन जो लोग समझ गए वो तो और बेहतर करेंगे और उनको भी इन शब्दों की मदद लेनी पड़ेगी। यदि पैसेज ज़्यादा बड़ा जा रहा है आपका इन शब्दों को लगाने से, इनको शॉर्ट करिए, कहीं कहीं से इनको भी शॉर्ट करिए, जहाँ उचित लगे इन ईडियम्स का प्रयोग करिए। लेकिन स्टार्टिंग, बिगिनिंग और एंड से और छोटा लग रहा है तो लास्ट में आप लिख दीजिए कि द एबव description shows the summary of the passage। और छोटा लग रहा है तो फिर लास्ट में लिख दिया द एबव डिस्क्रिप्शन। जो हमने उपयुक्त वर्णन किया है वह पूरे गद्य खंड के सारांश को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर ये आपका एंड हो जाएगा, ये आपकी समरी हो गई। नोट मेकिंग भी इसी आधार पर चलेगा, उसके लिए और स्पष्ट तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इन 3 वीडियो हमने बनाई हैं इसके ऊपर, थोड़ा 1-1.5 घंटे हो गया होगा इन तीनों वीडियो का, और उनमें हमने एक एक बिंदु को डिस्कस कर लिया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात रह गई हमारी कौन सी, प्रैक्टिस। आपको अब लगातार प्रैक्टिस करनी है, ये ड्यूटी आपकी है कि आप पैसेज उठाइए, इनको पहले समझ लीजिए, पूरी वीडियोज़ को देखिए। देखो जब तक आप पूरी वीडियोज़ को नहीं देखोगे क्रम से, उसे छोड़ करके उसमें इस तरह से जाओगे तो फिर आपको समझ मेरे हिसाब से इतनी नहीं आएगी, गलतियाँ कर बैठोगे उसमें। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। कोई समझ नहीं कि भाई कोई कंप्रीहेंशन हमको समझाया, अनसीन समझाया, कहीं कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़े, नहीं पढ़ेंगी। बस एक बार आप मेरी इन वीडियोज़ को पढ़ लीजिए
और फिर इसी आधार पर आप एक्सरसाइज कम से कम कितनी करोगे, 10 एक्सरसाइज आप करिए। जब भी टाइम मिले लगातार अभी करिए, पढ़िए इनको, और अपनी कोई भी किताब हो, जो भी आपके पास ग्रामर की किताब हो, उन सभी बुक्स में आपको कंप्रीहेंशन मिल जाएगा और आप उस कंप्रीहेंशन को ले लीजिए। क्योंकि देखो कंप्रीहेंशन तो स्टूडेंट के लिए तो उनका लिटरेचर से भी आएगा, पैराग्राफ, पोइट्री का भी स्टेंज आएगा क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए, तो वहाँ भी यही चीज़ें होंगी। तो ये कंप्रीहेंशन बड़ा इम्पोर्टेंट है ग्रामर का। एक ये मान लीजिए कि कंपटीशन का तो बैकबोन है, इसको तो छोड़ेगा नहीं, एग्जामिनर जरूर पूछ लेगा। तो इसलिए इससे बहुत सारे मेजरमेंट दिमाग के हो जाते हैं। वो जानते हैं कि इसको वही स्टूडेंट कर सकता है जिस पर अच्छी लैंग्वेज हो, जिस पर अच्छी वोकेबुलरी हो, जिसके पास अच्छी ग्रामर हो, जिसके पास अच्छी समझ हो। तो इन सब को कंप्रीहेंशन से ही एक स्टूडेंट के दिमाग को मेजरमेंट किया जाता है, इसीलिए इन्हें एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आप कर लीजिए। आप चाहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो टाइम मिलेगा तो हम आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे, एक अनसीन पैसेज लेंगे और इन्हीं सभी क्वेश्चनों को समरी से लेकर के वो ऑब्जेक्ट टाइप, उसी के ऊपर हम 20 क्वेश्चन बनाएंगे और उन्हें प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। तो आप भी करिए जितना कोशिश हो सके और हर संभव आप कर पाएंगे, और पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा स्टूडेंट लाभ उठा सके इस चीज़ का। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप ज़्यादा लोग इसे पढ़ेंगे या आपको हमें मोनेटाइजेशन होगा कि ये होगा, वो चीज़ हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ स्टूडेंटों को अच्छे मार्क्स लाना, उनकी सफलता उनको मिल जाए अच्छी एग्ज़ाम में, और वो बड़े आसानी से अपने घर बैठे इन ऑनलाइन स्टडी को कंठस्थ कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी, बी सेफ, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। साउंड बॉडी है साउंड माइंड। सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उसके बाद शिक्षा पर दीजिए। ये आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। केवल यही काम स्टूडेंट्स को आज पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सभी ने दिया हुआ है। तो आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और किस पर ध्यान दोगे, पढ़ाई पर ध्यान दोगे। तो बस लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट।